हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के बारे में। दोस्तों, आज का हमारा जो विषय है वो है सामाजिक अध्ययन। ठीक है दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे गुप्त वंश के शासक। ठीक है, इसमें दोस्तों हम लोग गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त प्रथम की उपलब्धियां और समुद्रगुप्त की उपलब्धियों में कुछ चीज़ें हम लोग पढ़ लिए थे। ठीक है दोस्तों, और जो नेक्स्ट वीडियो के बाद रहेगा टॉपिक, चलिए उसको आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों इस वीडियो से पहले आप इससे पहले का वीडियो देखेंगे तो आपको एक क्लियर हो जाएगा कि हम लोग को पढ़ना था अश्वमेध यज्ञ। ठीक है, ये कौन करवाए थे दोस्तों? ये समुद्रगुप्त ने। अपनी विजयों की उपलब्धि में समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। ठीक है, जो अपनी उन्होंने विजय प्राप्त की थी उसी के उपलब्धि में समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। इसी अश्वमेध यज्ञ में इन्होंने किसकी उपाधि धारण की थी? महाराजा धीराज की। इस अवसर पर उसने ब्राह्मणों को प्रचुर मात्रा में दान दिया तथा सोने के सिक्के चलवाए। ठीक है, सोने के सिक्के गुप्त वंश में चलवाने वाले जो राजा थे वो कौन थे दोस्तों? वो समुद्रगुप्त थे और इन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सारे प्रचुर मात्रा में दान भी दिए। सोने के यह सिक्के विभिन्न प्रकार के थे। इनमें सर्वाधिक प्रमुख अश्वमेध प्रकार का सिक्का था। ठीक है, विभिन्न सिक्के थे, इसमें जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिक्का था वो अश्वमेध प्रकार का सिक्का था। समुद्रगुप्त के चरित्र के विभिन्न गुणों का वर्णन निम्नलिखित शीर्षक के माध्यम से किया जा सकता है। ठीक है, जो समुद्रगुप्त के चरित्र का वर्णन, चलिए हम लोग देख लेते हैं। पहला है महान विजेता। समुद्रगुप्त की गणना भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के गिने चुने विजेताओं में की जाती है। समुद्रगुप्त जो थे, इसमें इनका जो भारत में ही नहीं वरन पूरे विश्व में गिने चुने जो विजेता हैं उसमें इनकी गणना की जाती है। उसने अपने पिता से प्राप्त छोटे से राज्य को अपनी विजयों से अत्यधिक विस्तृत कर दिया था। ठीक है, जो इनके पिता से प्राप्त जो राज्य थे वो अपनी विजय से जीतते जीतते उस राज्य को बड़ा कर दिए थे। और दोस्तों देखते इसमें निपुण सेना नायक। महान विजेता होने के साथ समुद्रगुप्त एक निपुण सेना नायक था। ठीक है, महान विजेता होने के साथ साथ समुद्रगुप्त क्या था? एक निपुण सेना नायक, जो सेना का प्रमुख था। उसने एक अच्छे सेना नायक के सभी गुण विद्यमान थे। किसमें दोस्तों? समुद्रगुप्त के अंदर। यही कारण है कि विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त की तुलना विश्व के महान सेना नायक नेपोलियन बोनापार्ट से की है। ठीक है, जो भारत का, इसीलिए इनको दोस्तों भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी जाती है। किसको दी जाती है? समुद्रगुप्त को। अब दोस्तों देखते हैं प्रजा हितैषी सम्राट। प्रजा के हित के लिए इन्होंने क्या क्या कार्य किए उसके बारे में देखते हैं। सर्वे सर्वा होते हुए भी वह निरंकुश शासक नहीं था। ठीक है, सर्वा सर्व मतलब कि वो अपने में क्या थे? वे सर्वे सर्वा थे, फिर भी ये निरंकुश शासक नहीं था। वास्तव में वह प्रजा के हित को सर्वोपरि रखता था। ठीक है, प्रजा के हित के लिए क्या सबसे सर्वोपरि है उस पर अपनी बात रखता था। वह दुखी और गरीबी व्यक्तियों की हमेशा सहायता करने के लिए तत्पर था। ठीक है, जो दुख व्यक्ति हैं या गरीब व्यक्ति हैं इनकी सहायता करने के लिए हमेशा क्या थे? वो तत्पर थे समुद्रगुप्त। देख लेते हैं नेक्स्ट, बहुमुखी प्रतिभा। समुद्रगुप्त के चरित्र में बहुमुखी प्रतिभा स्पष्ट रूप से विद्यमान थी। ठीक है, इसमें क्या थे? समुद्रगुप्त के अंदर चरित्र की बहुमुखी प्रतिभा स्पष्ट क्या थे? रूप से विद्यमान थे। महान कूटनीतिज्ञ। एक महान विजेता होने के साथ साथ समुद्रगुप्त दूरदर्शी और महान कूटनीतिज्ञ भी था। ठीक है, छोटे छोटे राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाना। ठीक है, जो छोटे छोटे राज्य थे इसको जीत के अपने साम्राज्य में मिलाना। ठीक है, और दक्षिण के राज्यों को अपने अधीन रखना तथा सीमांत राज्यों को अपना सेवक बनाकर छोड़ देना। इन्होंने क्या किया था? जो दक्षिण के राज्यों हैं उसको अपने अधीन रखा था, सीमांत राज्यों को अपना सेवक बनाकर छोड़ दिया। ठीक है, और उनकी कूटनीतिकता एवं ज्वलंत प्रमाण है। और दोस्तों देख लेते इसमें साहित्य एवं कला प्रेमी। समुद्रगुप्त एक उच्च कोटि का विद्वान, कवि व साहित्यकारों का संरक्षक था।
ठीक है। समुद्रगुप्त क्या थे, वह एक उच्च कोटि के विद्वान कवि व साहित्यकार जो थे उसके क्या थे, वो संरक्षक थे। उसने अपने दरबार में बहुत से विद्वानों को संरक्षण दे रखा था। समुद्रगुप्त ने अपने दरबार में जो बहुत सारे विद्वान थे उनको क्या दे रखे थे, संरक्षण दे रखे थे। उसी काल के सिक्के यह प्रमाणित करते थे, ठीक है। किसी काल के, समुद्रगुप्त काल के सिक्के यह प्रमाणित करते थे कि वह उच्च कोटि का संगीतज्ञ भी था, ठीक है। कौन थे वह उच्च कोटि के संगीतज्ञ? समुद्रगुप्त थे। महाकवि हरिशेष उसका मंत्री तथा दरबारी था, ठीक है। जो महाकवि कौन थे, हरिशेष थे, वो उनके क्या थे, ये महामंत्री भी थे और दरबारी भी थे, ठीक है। कुशल शासक देख लेते हैं। समुद्रगुप्त एक कुशल शासक के साथ सभी गुण विद्यमान थे। समुद्रगुप्त के अंदर कुशल शासक के जो सभी गुण हैं वो क्या थे, विद्यमान थे। उसने अपने शासन काल में एक सुव्यवस्थित शासन प्रबंध की व्यवस्था की थी। जो समुद्रगुप्त थे, इन्होंने अपने शासन काल में एक क्या किए थे, सुव्यवस्थित शासन प्रबंध की एक व्यवस्था किए थे। शासन सुविधा की दृष्टि से उसने अपने साम्राज्य को भुक्तियों, विषयों तथा ग्रामों में विभक्त कर रखा था, ठीक है। जो समुद्रगुप्त थे वो शासन व्यवस्था को सुविधा देने के लिए अपने साम्राज्य को कुछ पार्ट में डिवाइड कर दिए थे, भुक्तियों, विषयों तथा ग्रामों में। चलिए देखते हैं। और उसने स्थानीय सरकारों को आंतरिक मामलों में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त कर रखी थी, ठीक है। जो समुद्रगुप्त थे उन्होंने जो स्थानीय सरकारों को आंतरिक मामलों में पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान कर रखे थे। शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसने अनेक मंत्रियों की नियुक्ति की थी, ठीक है। जो शासन है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए समुद्रगुप्त ने अनेक मंत्रियों की क्या किए थे, नियुक्ति किए थे। इन मंत्रियों के अधीन कोई न कोई विभाग रहता था, ठीक है। जो मंत्री थे इनके अधीन कोई न कोई एक विभाग रहता था। प्रशासन में वो अपने मंत्रियों का परामर्श भी लेता था, ठीक है। जब प्रशासन में क्या करते थे वो समुद्रगुप्त, अपने जो मंत्री थे उनसे परामर्श भी लेते थे। अब देखते हैं उनके जो पुत्र थे, रामगुप्त। समुद्रगुप्त के दो पुत्र थे। कौन थे? पहला रामगुप्त थे, दूसरा कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। समुद्रगुप्त के दो पुत्र रामगुप्त और चंद्रगुप्त। विशाखदत्त के नाटक देवी चंद्रगुप्तम के अनुसार रामगुप्त समुद्रगुप्त का ज्येष्ठ पुत्र था, ठीक है। जो सबसे बड़ा पुत्र कौन था? वह रामगुप्त था। अतः अपने पिता की मृत्यु के बाद वह गुप्त सिंहासन पर आसीन हुआ, लेकिन वह एक अयोग्य शासक था। रामगुप्त एक अत्यंत ही विलासी, निर्बल एवं भीरु प्रकृति का व्यक्ति था, इसीलिए इसका जो शासन काल है बहुत ही कम दिनों के लिए था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। इनका शासनकाल 380 से 414 ईस्वी तक रहा। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का छोटा पुत्र था तथा रामगुप्त का छोटा भाई था। रामगुप्त एक अयोग्य, कायर तथा विलासी शासक था। रामगुप्त क्या था? एक अयोग्य शासक था, कायर भी था और विलासी शासक था। अतः वह लंबे समय तक शासन न कर सका। चंद्रगुप्त द्वितीय अपने पिता के, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के पिता थे समुद्रगुप्त, उन्हीं के समान वह क्या थे? वीर थे, पराक्रमी थे और धर्मनिष्ठ थे। भारतीय इतिहास में विक्रमादित्य के नाम से विख्यात हुए। जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे वो भारतीय इतिहास में किस नाम से विख्यात हुए? विक्रमादित्य के नाम से विख्यात हुए। चंद्रगुप्त द्वितीय की विक्रमादित्य की दिग्विजय, चलिए देख लेते हैं। यद्यपि चंद्रगुप्त को अपने पिता समुद्रगुप्त से एक विशाल राज्य प्राप्त हुआ था, ठीक है। जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, इनके जो पिता थे समुद्रगुप्त, इससे एक विशाल राज्य प्राप्त हुआ था। अतः उसे समुद्रगुप्त के समान विशाल साम्राज्य की स्थापना के लिए युद्ध नहीं लड़ना पड़ा, ठीक है। जो जैसे समुद्रगुप्त जितना युद्ध लड़े उसकी अपेक्षा चंद्रगुप्त द्वितीय को उतना युद्ध नहीं लड़ना पड़ा। किंतु जब समुद्रगुप्त के अधीन शासकों ने स्वतंत्र होने का प्रयास किया तब इनको नतमस्तक करने के लिए तथा साम्राज्य को सुरक्षित और संगठित रखने के लिए युद्ध करने पड़े, ठीक है।
जो साम्राज्य अधीन किए थे समुद्रगुप्त में, उसमें से कुछ लोग स्वतंत्र होने का प्रयास किए, लेकिन उसके लिए इन्होंने जो चंद्रगुप्त द्वितीय है उसको फिर एक में करने के लिए इन्होंने युद्ध लड़े। गढ़ राज्यों पर विजय। गुप्त साम्राज्य पश्चिमोत्तर में भद्रगढ़ से लेकर स्वर्णिक तथा अनेक छोटे छोटे गणराज्य थे। यद्यपि ये गणराज्य स्वतंत्र प्रेमी थे। कैसे थे ये? स्वतंत्र प्रेमी थे, किंतु उनमें पारस्परिक एकता का सर्वथा अभाव था। लेकिन वो लोग क्या थे? पारस्परिक जो एकता है उसका अभाव था। अतः ये किसी व आक्रमण का सामना नहीं कर सकते थे। ठीक है, जब आप में एकता नहीं रहेगी तो आपके क्षेत्र में कोई भी आक्रमण करेगा, आप उसका सामना नहीं कर सकते हैं। अतः चंद्रगुप्त द्वितीय ने गणराज्यों को इस कमजोर का लाभ उठाया और गणराज्यों पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, गणराज्यों पर इन्होंने आक्रमण कर। शक क्षत्रपों पर विजय। शक क्षत्रपों पर विजय चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल की सर्वप्रमुख घटना है, जिनका मालवा, गुजरात तथा सौराष्ट्र पर शासन था। ठीक है, ये जो शक थे इनका कहाँ कहाँ था? मालवा, गुजरात तथा सौराष्ट्र पर शासन था। यद्यपि इन शक क्षत्रपों ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली थी, किंतु चंद्रगुप्त द्वितीय का विचार था कि विदेशी शक क्षत्रप उसके लिए कभी भी घातक सिद्ध हो सकते हैं। अतः उसने शक क्षत्रपों पर आक्रमण कर शक राजा रुद्र सिंह को पराजित किया। ठीक है, इनको शक था कि जो विदेशी आक्रमण है कभी भी कर सकते हैं, इसीलिए इन्होंने आक्रमण कर दिया। उसमें जो राजा कौन था? शक के राजा रुद्र सिंह थे और उसकी हत्या करवा दी। ठीक है, ये जो राजा रुद्र सिंह थे इसकी हत्या करवा दी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अपनी इस विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी की मुद्राएं चलाई। ठीक है, इस युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने चांदी के सिक्के चलवाए। पूर्वी देशों पर विजय। चलिए देख लेते हैं। शक क्षत्रपों को विजित करके, ठीक है, विजिट करने के पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय का ध्यान पूर्वी देशों की ओर गया। इस समय पूर्वी प्रदेश गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण करने के लिए संगठित हो रहे थे। ठीक है, जो पूर्वी प्रदेश के क्षेत्र थे ये गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण करने के लिए क्या हो रहा था? संगठित होते रहे, एकत्रित होते रहे थे। अतः चंद्रगुप्त द्वितीय ने पूर्वी प्रदेश पर आक्रमण कर उन्हें भी विजिट कर लिया। ठीक है, अभी वो लोग संगठित हो ही रहे थे कि इन्होंने आक्रमण कर दिया और उसको अपने में मिला लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट। दक्षिण भारत पर विजय। महरौली लौह स्तंभ लेख से ज्ञात होता है कि समुद्र गुप्त के शासन काल में शासन काल में दक्षिण भारत के जिन राजाओं ने उनकी अधीनता स्वीकार की थी, उन्होंने रामगुप्त के शासन काल में गुप्त साम्राज्य की अधीनता को अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, जब समुद्रगुप्त के पुत्र रामगुप्त बने थे उसमें ये लोग क्या किए थे? अस्वीकार कर लेते थे समुद्रगुप्त की अधीनता को। अतः चंद्रगुप्त द्वितीय ने फिर दक्षिण भारत पर आक्रमण कर वहां के शासकों को पराजित किया और उन्हें फिर अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया, मजबूर कर दिया। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की शासन व्यवस्था कैसा था उसके बारे में हम लोग देखेंगे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य न केवल एक महान विजेता वरन एक कुशल क्या था? प्रशासक भी था। शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसने उच्च स्तरीय व्यवस्था की। ठीक है, शासन चलाने के लिए जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे उन्होंने उच्च स्तरीय व्यवस्था की थी। संक्षेप में शासनकाल को हम लोग देख लेते हैं संक्षेप में। ठीक है, पहला केंद्रीय शासन। सम्राट अभिलेखों से ज्ञात होता है, ठीक है, जो सम्राट अभिलेख है उससे यह ज्ञात होता है कि सम्राट राज्य का प्रधान था। सम्राट क्या था? राज्य का प्रधान था। राज्य की समस्त शक्तियां उसी में निहित थी। कानून बनाना, उसे लागू करना, न्याय की अंतिम अपील सुनना आदि सम्राट का प्रमुख कार्य था। ये सब किसका था? सम्राट का। वो अपनी सेना का प्रधान सेनापति होता था। ठीक है, अपने सेना का प्रधान भी जो सेनापति है वो होता था। कौन थे वो? उसमें चंद्रगुप्त द्वितीय थे। निरंकुश होते हुए भी सम्राट क्या था? स्वेच्छाचारी न था। मंत्री देख लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय मंत्रियों के सहयोग से शासन चलाता था। ठीक है, जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे मंत्रियों के सहयोग से अपना शासन को अच्छे रूप से चलाते थे। उसके प्रधानमंत्री को मंत्रीन कहा जाता था। शांति व युद्ध का मंत्री संधिग्राही कहलाता था।
ठीक है। शांति व युद्ध का मंत्री क्या कहलाता था? संधिग्राही कहलाता था। वीरसेन चंद्रगुप्त का मंत्री था। वीरसेन कौन थे? चंद्रगुप्त के मंत्री थे। एक अन्य मंत्री जो राजपत्रों को रखता था, अक्षयपटल अधिकृत कहलाता था। क्या कहलाता थे वो? अक्षयपटल अधिकृत। ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सामंत किसे कहते हैं। सामंत के अधीनस्थ अनेक छोटे छोटे सामंत अथवा महाराज होते थे। ये सम्राट की अधीन कार्य करते थे। ठीक है। जो सामंत कौन होते थे? सम्राट के अधीनस्थ अनेक छोटे छोटे जो सामंत तथा महाराज होते थे, ये सम्राट के अधीन कार्य करते थे। राज पदाधिकारी। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल के कुछ पदाधिकारी के नाम। पहला था कुमारामात्य। यह विशिष्ट प्रकार के प्रशासनिक अधिकारी का नाम था। महाबलाधिकृत। यह साम्राज्य की संपूर्ण शक्ति का अधिकारी अर्थात सेनापति होता था। नेक्स्ट महादंड नायक। इसके अंतर्गत अनेक दंड नायक नामक पदाधिकारी होते थे। इसका कार्य क्षेत्र युद्ध संचालन से संबंधित था। कुछ विद्वानों के अनुसार यह एक मुख्य न्यायाधीश था। कुछ विद्वान के अनुसार। अब देख लेते हैं महाप्रतिहार। यह राजकीय महल का सर्वोच्च अधिकारी होता था। जो राजकीय महल उसका सर्वोच्च अधिकारी होता था। महलों की रक्षा करना इसका प्रथम कर्तव्य था। दंड पाशिक। यह पुलिस विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। अब देख लेते हैं शासन। प्रांतीय शासन। शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपने साम्राज्य को अनेक प्रांतों में विभाजित कर दिया था। ठीक है। जो शासन को सुचारू रूप से चलाने के चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपने साम्राज्य को अनेक प्रांतों में विभाजित कर दिया था। ये प्रांत देश, ठीक है, अथवा मुक्ति कहलाते थे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट विशेष शासन। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने भुक्ति अथवा देश को अनेक प्रदेशों में विभाजित कर रखा था। इस प्रदेशों को विषय कहा जाता था। विषय के शासक को विषयपति कहा जाता था। विषयपति का कार्य 5 वर्ष का होता था। ग्राम शासक। प्रत्येक विषय का विभाजन अन्य ग्रामों में किया जाता था। ग्राम के शासक को ग्रामिक अथवा भोजक कहा जाता था। और देख लेते हैं न्याय व्यवस्था कैसी थी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के एक उच्च स्तरीय न्याय की व्यवस्था कर रखी थी। उसके काल में 4 प्रमुख प्रकार के न्यायालय थे। राजा का न्यायालय, पूर्व श्रेणी कुल। दंड विधान बहुत अधिक कठोर था। जो दंड विधान था बहुत अधिक कठोर था। दंड अपराध के अनुसार ही दिया जाता था। जैसे अपराध होता था उसके अनुसार उसको दंड दिया जाता था। नेक्स्ट आय के साधन देख लेते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के राज्य में। भूमि कर, जिसे उद्रंग भी कहा जाता था। चुंगी तथा विभिन्न प्रकार के कर आय के प्रमुख साधन थे। राजकीय भूमि पर कृषि लगने वाला उपज का 1/4 भाग अथवा 1/6 भाग के रूप में लिया जाता था। ठीक है, क्या देख सकते हैं। और भूमि कर साल्किक नामक पदाधिकारी वसूल करते थे। ठीक है, जो भूमि कर है वो साल्किक नामक जो पदाधिकारी थे वो वसूली काम करते थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त वंश का एक प्रतापित था, जन विख्यात सम्राट था। उसके चरित्र की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला देख लेते हैं हम लोग महान विजेता। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एक महत्वाकांक्षी तथा साम्राज्य विस्तारवादी सम्राट था। ठीक है, उसने अपने पिता समुद्रगुप्त के लगभग सभी गुण विद्यमान थे। उसने अपने विजय अभियान द्वारा गढ़ राज्यों का अंत किया। ठीक है, इन्होंने अपने जो विजय अभियान द्वारा, ठीक है, गढ़ राज्यों का अंत किया। बंगाल में विद्रोहियों का दमन किया और बंगाल में इन्होंने जो विद्रोही थे उसका दमन किया। शक क्षत्रप तथा वालिकों को पराजित किया तथा दक्षिण के राजाओं को पुनः अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए इन्होंने बाध्य किया। अब दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। अपनी विजयों के उपलक्ष्य में उसने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी, महान कूटनीतिज्ञ। एक विजेता होने के साथ साथ वह महान कूटनीतिज्ञ भी था। यही कारण है कि उसने अपने स्थिति सुदृढ़ करने के लिए दक्षिण के राजाओं से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। ठीक है, जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे इन्होंने अपनी राज्य को सुदृढ़ करने के लिए दक्षिण के जो राजाएं थे उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। कुशल
प्रशासक। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एक कुशल प्रशासक था। उसके शासन काल में प्रजा सुखी और समृद्धि थी। ठीक है। फायान ने भी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के प्रशासन की भूरी भूरी प्रशंसा की थी। ठीक है। और देख लेते हैं चीनी यात्री फायान, इसको दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है। ये वीडियो मेरा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर मेरे वीडियो को अच्छा लगा कमेंट करके बताइएगा, अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।